बीते दिनों अफ्रीकी देश मोरक्को में आए एक भूकंप ने तबाही मचा दी। अभी तक जारी आंकड़ों के मुताबिक इसमें 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। भूकंप की तीव्रता 6.8 बताई गई। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक इस भूकंप का एपिसेंटर हाई एटलस माउंटेन में था। साथ ही इसका कारण अफ्रीकी और यूरेशियन प्लेट्स का टकराया जाना बताया जा रहा है। मोरक्को अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित एक देश है। यह अपनी सीमा उत्तरी अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर से साझा करता है। मोरक्को अपनी स्थलीय सीमा पश्चिमी सहारा और अल्जीरिया से साझा करता है। मोरक्को में हाई एटलस माउंटेन स्थित है। ये माउंटेन्स तटीय क्षेत्रों को सहारा मरुस्थल वाले हिस्से से अलग करते हैं। एटलस माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी टूबकल मोरक्को में ही स्थित है। मोरक्को और स्पेन के बीच स्थित जिब्राल्टर जलसंधि अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप से जोड़ती है। दुनिया के सबसे बड़े गर्म मरुस्थल सहारा का फैलाव जिन 11 देशों में है, उनमें मोरक्को भी शामिल है। मोरक्को का आधिकारिक नाम किंगडम ऑफ मोरक्को है। यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र है। मोरक्को अफ्रीकी महाद्वीप के 3 किंगडम में से एक है। अन्य 2 किंगडम लिसोथो और किंगडम ऑफ एस्वातिनी हैं। मोरक्को की राजधानी रबात है। 18वीं ईईएफ यानी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का आयोजन 10 से 13 सितंबर 2023 के बीच रूस के व्लादिवोस्तोक में किया जा रहा है। ईईएफ एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जिसमें रूस के सुदूर पूर्व में आर्थिक संभावनाओं के चलते वैश्विक निवेशक समुदाय और रूस के निवेशक समुदाय द्वारा निवेश और सहयोग पर चर्चा की जाती है। ईईएफ का गठन रूस के सुदूर पूर्व यानी फार ईस्ट में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के जरिए आर्थिक विकास करने के लिए साल 2015 में किया गया था। इस क्षेत्र में चीन सबसे बड़ा निवेशक है। कुल निवेश में चीन की हिस्सेदारी लगभग 90% है। रूस का सुदूर पूर्व क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से कूटनीतिक लोकेशन है। ये एशिया के लिए गेटवे के तौर पर काम करता है। गौरतलब है कि ईईएफ एक सालाना इवेंट है, लेकिन रूस के लिए कई मायनों में ये अहम है। यूक्रेन वॉर के चलते रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं। रूस एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के निवेश के दम पर इन प्रतिबंधों से निपटने की योजना में है। आपको बता दें कि भारत के सामने रूस द्वारा शुरू की गई ईईएफ और यूएसए के नेतृत्व में शुरू किया गया आईपीईएफ दोनों में संतुलन बनाने की चुनौती है। आईपीईएफ से मतलब है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। भारत के हित दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में निहित हैं। भारत ने ईईएफ में भी निवेश किया है। वहीं आईपीईएफ के 4 में से 3 पिलर्स में भारत ने अपनी सहमति दी है। यूएसए और वियतनाम ने सेमीकंडक्टर्स को लेकर एक समझौता किया है। इस समझौते का मकसद सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में वियतनाम की भूमिका को बढ़ाना है। इसके लिए यूएसए द्वारा $2 मिलियन की सीड फंडिंग भी जारी की जाएगी। ये समझौता चाइना प्लस वन डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी के तहत किया गया है। चाइना प्लस वन डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी एक बिजनेस स्ट्रेटजी है। इसमें इस बात पर फोकस किया जाता है कि केवल चीन में ही निवेश न हो, बल्कि चीन के अलावा अन्य देशों में निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। इस स्ट्रेटजी पर साल 2018 से काम किया जा रहा है। कोविड के बाद इस पर ज्यादा फोकस किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के मामले में चीन की तकरीबन 2 दशकों तक मोनोपोली रही है, लेकिन कोविड के बाद से ग्लोबल वैल्यू चेन में परिवर्तन हुआ है। अब बड़े देश इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए केवल चीन पर निर्भर नहीं है। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए एसेंशियल कंपोनेंट हैं। सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक की चालकता कंडक्टर यानी सुचालक और इंसुलेटर यानी रोधक के बीच होती है। जर्मेनियम और सिलिकॉन सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाले सेमीकंडक्टर्स हैं। आपको बता दें कि वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया में एस अक्षर की शेप के आकार का देश है। यह देश इंडो चाइना प्रायद्वीप के पूर्वी सिरे पर स्थित है। यह अपनी सीमा लाओस, कंबोडिया और चीन से साझा करता है। दक्षिण चीन सागर वियतनाम के पूर्व में स्थित है। वियतनाम की राजधानी हनोई और मुद्रा डोंग है। 9 से 10 सितंबर के बीच भारत की मेजबानी में G20 के 18वें सम्मेलन का आयोजन हुआ। यह भारत में संपन्न हुआ G20 का पहला सम्मेलन था। सम्मेलन का वेन्यू नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम को बनाया गया था। साल 2022 में G20 की सालाना बैठक इंडोनेशिया में आयोजित हुई थी। वहीं अगली बैठक के आयोजन के लिए ब्राजील को चुना गया है। भारत की मेजबानी में आयोजित हुई इस बैठक में कई बातें चर्चा में रहीं, जिनमें नई दिल्ली घोषणा पत्र, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, अफ्रीकन यूनियन का G20 में शामिल होना और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर अहम हैं। सबसे पहले बात करते हैं नई दिल्ली घोषणा पत्र के अहम बिंदुओं की।
यूक्रेन मुद्दे पर सभी राष्ट्रों से यूएन चार्टर के मुताबिक काम करने की बात कही गई है। इस मुद्दे पर शांतिपूर्ण हल की बात की गई है। घोषणा के मुताबिक वर्तमान समय में युद्ध के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित रखते हुए सतत ग्रोथ पर बल दिया गया है। साथ ही क्रिप्टो करेंसी के रोड मैप के लिए वित्त मंत्रियों की बैठक अक्टूबर में आयोजित की जाएगी। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर देशों से नए कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस घोषित करने को कहा गया है। इसके अलावा कार्बन प्राइसिंग के यूज पर जोर देने की बात की गई है। भारत की अध्यक्षता में महिला सशक्तिकरण के लिए एक विशेष ग्रुप के गठन पर जोर दिया गया है। शिक्षा में डिजिटल रिसोर्सेज तक पहुंच, स्थानीय भाषा में कंटेंट और शिक्षकों की क्षमता निर्माण की बात की गई है। इसके अलावा G20 देशों के बीच G20 फ्रेमवर्क फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी को लेकर सहमति बनी। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की घोषणा की। इसमें 19 देशों और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच शामिल होने को लेकर सहमति बनी है। भारत, ब्राजील और यूएसए इसके संस्थापक सदस्य हैं। ये तीनों सदस्य एथेनॉल के वैश्विक उत्पादन में 85% की और खपत में 81% की हिस्सेदारी रखते हैं। नई दिल्ली घोषणा में भी उत्सर्जन को कम करने के लिए बायोफ्यूल्स को अहम माना गया है। इसके साथ ही G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने पर सहमति बनी है। अफ्रीकन यूनियन 55 सदस्य देशों की कॉन्टिनेंटल बॉडी है। आधिकारिक तौर पर इसे साल 2002 में लॉन्च किया गया था। इसका गठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर अफ्रीकन यूनिटी के स्थान पर किया गया है। इसका मकसद एक शांतिपूर्ण, एकीकृत और समृद्ध अफ्रीका का निर्माण करना है। इसका मुख्यालय इथियोपिया के अदिस अबाबा में है। इसके अलावा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भी लॉन्च किया गया। इसमें भारत, यूएई, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और यूएसए शामिल हैं। ये एक शिपिंग एंड रेल कॉरिडोर है जो कि PGII यानी पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है। PGII को G7 द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मकसद 2027 तक $600 बिलियन के फंड को मोबिलाइज करना है। इस फंड को सतत और गुणवत्ता वाले अवसंरचना प्रोजेक्ट्स में निवेश किया जाएगा। PGII को G7 की चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की काउंटर रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। आइए अब जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, जिब्राल्टर जल संधि है एशिया और यूरोप के बीच, अफ्रीका और यूरोप के बीच, उत्तर और दक्षिण अमेरिका के बीच या फिर एशिया और अफ्रीका के बीच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को चीन के नेतृत्व में शुरू किया गया है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी यूएसए के नेतृत्व में शुरू की गई पहल है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। अब देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, खबरों में रही इंडियन ऑयल सार्डिन है तितली, मछली, मधुमक्खी या फिर ऑयल रिजर्व। सही जवाब है विकल्प बी यानी मछली। अगला प्रश्न मैंने पूछा था, भारत में गौण खनिज यानी माइनर मिनरल प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस देश में विद्यमान विधि के अनुसार रेत एक गौण खनिज है। गौण खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना था। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। सही जवाब है विकल्प सी यानी दोनों ही कथन सही। CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। आमतौर पर ये पुरस्कार 26 सितंबर को CSIR के स्थापना दिवस के मौके पर घोषित किए जाते थे। 2022 के लिए 12 वैज्ञानिकों के नामों की घोषणा की गई है। इनमें जीव विज्ञान के क्षेत्र में CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी के अश्वनी कुमार, सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग डायग्नोस्टिक्स हैदराबाद के मद्दिका सुब्बा रेड्डी के नाम की घोषणा की गई है। वहीं रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के अक्काटू बीजू और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे के देवव्रत मैती शामिल हैं। इसके अलावा पृथ्वी एवं पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर के विमल मिश्रा के नाम की घोषणा हुई है। साथ ही इंजीनियरिंग साइंसेज में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के दीप्ति रंजन साहू और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के रजनीश कुमार के नाम की घोषणा की गई है। वहीं गणितीय विज्ञान के क्षेत्र में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अपूर्व खरे और माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब इंडिया के नीरज कयाल का नाम घोषित किया गया है। मेडिकल साइंसेज में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी कोलकाता के दीप्यमान गांगुली और भौतिक विज्ञान में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के अनिंद्य दास और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के
वासुदेव दास गुप्ता के नाम की घोषणा की गई है। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर CSIR के फाउंडर डायरेक्टर थे। उन्होंने देश के विज्ञान एवं तकनीक की अवसंरचना निर्माण और नीतियों के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। ये पुरस्कार विज्ञान में योगदान देने वालों को उनके ही नाम पर दिए जाते हैं। ये पुरस्कार भारत के किसी भी नागरिक को जो विज्ञान एवं तकनीक में रिसर्च में कार्यरत हो दिया जाता है। अधिकतम उम्र सीमा 45 साल है। पुरस्कार के लिए भारत में काम करने वाले OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और PIO यानी पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन भी योग्य हैं। ये पुरस्कार विज्ञान एवं तकनीक की 7 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। इनमें जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, इंजीनियरिंग साइंस, गणित, मेडिकल साइंस और फिजिकल साइंस शामिल हैं। पुरस्कार में 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इसमें जिस साल पुरस्कार दिया जा रहा है उससे पहले के 5 सालों के योगदान को देखा जाता है। स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक यान विल्मट का निधन हो गया है। उन्हें क्लोनिंग के पायोनियर के तौर पर जाना जाता था। उनकी भूमिका डॉली भेड़ के क्लोन को बनाने में अहम रही थी। यान विल्मट और उनकी टीम की घोषणा ने दुनिया में क्लोनिंग एथिक्स की बहस छेड़ दी थी। शुरुआत में इस क्लोन का नाम 6LL3 रखा गया था। डॉली भेड़ दुनिया में किसी भी मैमल का पहला क्लोन था। क्लोनिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें वैज्ञानिक किसी जानवर, सेल या जीन्स की हूबहू जेनेटिक कॉपी तैयार करते हैं। इस कॉपीड मटेरियल का, जिसका जेनेटिक मेकअप ओरिजिनल की तरह होता है, क्लोन कहा जाता है। डॉली भेड़ का क्लोन तैयार करने के लिए वैज्ञानिकों ने SCNT यानी सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर तकनीक का प्रयोग किया था। क्लोनिंग 3 प्रकार की होती है: जीन क्लोनिंग, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग और थेरेप्यूटिक क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग में जीन्स की कॉपी या DNA के किसी सेगमेंट की कॉपी तैयार की जाती है। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में पूरे एनिमल का क्लोन तैयार किया जाता है। वहीं थेरेप्यूटिक क्लोनिंग में एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स तैयार की जाती हैं। ये क्लोनिंग इंसानों में किसी खराब हो चुके टिश्यू को रिप्लेस करने के लिए की जाती हैं। आपको बता दें कि क्लोनिंग प्राकृतिक तौर पर भी होती है। आइडेंटिकल ट्विंस नेचुरल क्लोनिंग का ही उदाहरण है। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2017 में UPSC की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पर गौर कीजिए। प्रश्न पूछा गया था, कायिक कोशिका न्यूक्लियर अंतरण प्रौद्योगिकी यानी सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग एप्लीकेशन क्या है? जैव डिंबनाशी का उत्पादन, जैव निम्नीकरण प्लास्टिक का उत्पादन, जंतुओं की जननीय क्लोनिंग, रोगमुक्त जीवों का उत्पादन। सही जवाब है इसका विकल्प C यानी जंतुओं की जननीय क्लोनिंग। आइए देखें, आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी और नई सूचना। स्टडी IQ IS हिंदी की टीम ने अब 2025 के लिए लॉन्ग टर्म P2I यानी लॉन्ग टर्म प्रीलिम्स 2 इंटरव्यू बैच शुरू किया है। नए बैच की शुरुआत 16 सितंबर से हो जाएगी शाम को 6 बजे। ये बैच हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है और इंग्लिश में भी, तीनों भाषाओं में है। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का यूज करना पड़ेगा। इससे ये कोर्स आपको केवल 35,999 रुपए में हासिल होगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर लीजिए। भारत में पहले ग्लोबल सिंपोजियम ऑन फार्मर्स राइट्स का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। 12 से 15 सितंबर के दौरान होने वाले इस आयोजन का शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। इसका आयोजन FAO की ITP-GRFA यानी इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर के सचिवालय द्वारा किया जा रहा है। इसकी मेजबानी कृषि मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा की जा रही है। यह आयोजन ITP-GRFA को अपनाए जाने के बाद पहली बार किया जा रहा है। इवेंट का मकसद एग्रो बायोडायवर्सिटी और वैश्विक खाद्य सुरक्षा में किसानों की भूमिका को पहचान देना और बढ़ावा देना है। ITP-GRFA का मकसद कृषि और खाद्य के लिए प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज का संरक्षण और सतत प्रयोग सुनिश्चित करना है। ये एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। इसे FAO के 31वें सत्र में नवंबर 2001 में साइन किया गया था। यह लागू 29 जून 2004 से हुआ। भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता देश है। यह ट्रीटी CBD यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के प्रावधानों के मुताबिक है। आपको बता दें कि CBD जैव विविधता पर पहला वैश्विक समझौता है। साल 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ये कन्वेंशन लागू 29 दिसंबर 1993 को हुई। CBD के 3 मुख्य लक्ष्य हैं। पहला, जैव विविधता का संरक्षण, दूसरा, जैव विविधता के तत्वों का सतत प्रयोग और तीसरा, जैव विविधता से होने वाले व्यापारिक लाभों में समुचित और बराबरी की साझेदारी।
सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद भारत की स्टेट विजिट पर हैं। G20 सम्मेलन के बाद उनकी ये विजिट शुरू हुई है। इस मौके पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी प्रिंस ने इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल के पहले सम्मेलन की अध्यक्षता की। इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल का गठन साल 2019 में हुआ था। भारत ऐसा चौथा देश है जिसके साथ सऊदी ने ये काउंसिल गठित की है। अन्य 3 देशों में यूके, फ्रांस और चीन शामिल हैं। हाल की बैठक में दोनों देशों के बीच $50 बिलियन के वेस्ट कोस्ट प्रोजेक्ट को लेकर सहमति बनी है। वेस्ट कोस्ट प्रोजेक्ट के तहत महाराष्ट्र के तट पर एक रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स तैयार किया जाना है। इसके अलावा दोनों नेताओं के बीच तकनीक, शिक्षा, परिवहन, ऊर्जा, सुरक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य और पर्यटन जैसे सहयोग के मुद्दों की पहचान की गई है। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? शिक्षा, विज्ञान, साहित्य या फिर कला? दूसरा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडिया सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल का गठन साल 2019 में किया गया था। भारत इकलौता ऐसा देश है जिसके साथ सऊदी ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल का गठन किया है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल किए थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, जिब्राल्टर जल संधि है एशिया और यूरोप के बीच, अफ्रीका और यूरोप के बीच, उत्तर और दक्षिण अमेरिका के बीच या फिर एशिया और अफ्रीका के बीच? सही जवाब है इसका विकल्प बी। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को चीन के नेतृत्व में शुरू किया गया है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी यूएसए के नेतृत्व में शुरू की गई पहल है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना था। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। सही जवाब है इसका विकल्प बी, यानी केवल दूसरा कथन सही है। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को रूस के नेतृत्व में शुरू किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयुष्मान भव कैंपेन लॉन्च किया। इसका मकसद यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और सभी के लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है। ये कैंपेन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है। इसके जरिए एक देशव्यापी स्वास्थ्य पहल शुरू की जा रही है जिससे देश के हर गांव कस्बे तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सकें। आयुष्मान भव कैंपेन के 3 कंपोनेंट्स हैं। इनमें आयुष्मान आपके द्वार 3.0, आयुष्मान मेला और आयुष्मान सभा शामिल हैं। आयुष्मान आपके द्वार 3.0 के तहत योग्य लाभार्थियों तक पीएम जय योजना के आयुष्मान कार्ड पहुंचाए जाने की योजना है। आयुष्मान मेले में हेल्थ आईडी तैयार की जाएगी, आयुष्मान कार्ड बांटे जाएंगे, साथ ही लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल मुहैया कराई जाएगी। आयुष्मान सभा में हर गांव और पंचायत में लोगों को गैर संक्रामक रोगों, सिकल सेल डिजीज, ब्लड डोनेशन और ऑर्गन डोनेशन के बारे में जानकारी मुहैया कराई जाएगी। इस कैंपेन का विजन है हेल्दी विलेज और हेल्दी ग्राम पंचायत का विकास। जो ग्राम पंचायतें स्वास्थ्य योजनाओं को ढंग से लागू करेंगी उन्हें आयुष्मान ग्राम पंचायत का टाइटल भी दिया जाएगा। गौरतलब है कि सतत विकास लक्ष्य 3 सभी के लिए स्वास्थ्य की बात करता है। आपको बता दें कि आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है। इसकी सिफारिश राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में की गई है। आयुष्मान भारत योजना साल 2018 में लॉन्च हुई थी। इसके 2 मेन कंपोनेंट हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स HWCs और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत देश के प्रति परिवार 5 लाख की बीमा मुहैया कराई जाती है। इसके तहत द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं निजी और सरकारी हॉस्पिटल्स में हासिल की जा सकती हैं। आरबीआई के एनुअल सेंसस ऑन फॉरेन लायबिलिटीज एंड एसेट्स के मुताबिक ODI यानी आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक वित्त वर्ष 2023 में इंडियन फर्म्स ने सबसे ज्यादा ODI सिंगापुर में किया है। इंडियन फर्म्स के कुल ODI का तकरीबन 22.3% निवेश अकेले सिंगापुर को हासिल हुआ है। इस मामले में यूएसए दूसरे नंबर पर और यूके तीसरे नंबर पर है। इसके अलावा इंडियन फर्म्स द्वारा किए गए ODI में पिछले साल के मुकाबले 19.46% का इजाफा भी हुआ है। ODI यानी आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटगोइंग FDI के लिए ही बेसिक टर्म है। FDI 2 तरह से काम करती हैं, इनवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट भारतीय कंपनी फ्लिपकार्ट में निवेश करे तो इसे इनवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का उदाहरण माना जाएगा। वहीं अगर भारतीय कंपनी टाटा अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट में निवेश करे तो इसे आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत रखेंगे। तो आरबीआई के जारी आंकड़ों के मुताबिक भारतीय कंपनी सबसे ज्यादा निवेश सिंगापुर में कर रही हैं।
चलिए आगे बढ़ें, उससे पहले जरूरी सूचना। आप लोगों की मांग पर स्टडी IQ IAS की हिंदी की टीम ने 2025 के लिए एक लॉन्ग टर्म P2I यानी लॉन्ग टर्म प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच शुरू किया है। नए बैच की शुरुआत 16 सितंबर से हो रही है, शाम को 6 बजे। ये बैच हिंदी के अलावा इंग्लिश और इंग्लिश तीनों ही भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया जा रहा है। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड यूज करना है। इससे ये कोर्स आपको केवल 35,999 रुपए में मिल सकेगा। कोर्स के संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर लीजिए। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय ने नेशनल स्ट्रेटजी ऑन रोबोटिक्स का ड्राफ्ट जारी किया है। इसका मकसद साल 2030 तक भारत को रोबोटिक्स विनिर्माण में ग्लोबल लीडर बनाना है। इसके अलावा भारत को रोबोटिक्स के रिसर्च, डिजाइन, विकास और विनिर्माण में वैश्विक हब के तौर पर तैयार करना है। साथ ही रोबोटिक्स के लिए एक स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करना है। BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक रोबोटिक्स एक विज्ञान है जिसमें रोबोट के निर्माण और डिजाइन पर काम किया जाता है। एक रोबोट अपने आसपास की चीजों को महसूस करने के लिए सेंसर का उपयोग करता है, निर्णय लेने के लिए कंप्यूटेशन करता है, इसके बाद ही किसी टास्क को परफॉर्म करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में हुए विकास से रोबोट उन कामों को करने में भी सक्षम हैं जो पहले इंसानों के लिए एक्सक्लूसिव माने जाते थे। इसमें स्पीच रिकॉग्निशन, डिसीजन मेकिंग और विजुअल परसेप्शन शामिल है। BIS रोबोट्स को 3 कैटेगरीज में बांटता है: इंडस्ट्रियल रोबोट, सर्विस रोबोट और मेडिकल रोबोट। आपको बता दें कि वर्ल्ड रोबोटिक्स रिपोर्ट 2022 के मुताबिक दुनिया में इंडस्ट्रियल रोबोट के 5 बड़े मार्केट्स हैं: चीन, जापान, USA, रिपब्लिक ऑफ कोरिया और जर्मनी। ये देश दुनिया के कुल रोबोट इंस्टॉलेशन में 78% की हिस्सेदारी रखते हैं। वहीं भारत सालाना इंडस्ट्रियल रोबोट इंस्टॉलेशन में वैश्विक स्तर पर 10वें नंबर पर काबिज है। इंटरनेशनल गवर्नमेंट कम्युनिकेशन फोरम का आयोजन UAE के शारजाह में किया जा रहा है। इसकी थीम टुडेज रिसोर्सेज टुमारोज वेल्थ रखी गई है। इसमें USA के पूर्व चीफ जज फ्रैंक कैप्रियो, मोटिवेशनल गुरु और लेखक रॉबिन शर्मा और भारतीय पर्यावरणविद वंदना शिवा जैसी हस्तियां शामिल हो रही हैं। वंदना शिवा ने नवदान्य रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी की स्थापना की है। उनका मकसद स्थानीय तरीकों से जैव विविधता को संरक्षित करना है। वे इको फेमिनिज्म की दुनिया में बड़ा नाम है। इको फेमिनिज्म की ही एक शाखा है जिसमें महिलाओं और प्रकृति के बीच के संबंधों पर बात की जाती है। IGCF UAE में आयोजित होने वाला एक सालाना इवेंट है। यह गवर्नमेंट कम्युनिकेशन प्रोफेशनल्स और डिसीजन मेकर्स को वैश्विक प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है। आपको बता दें कि UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात मध्य पूर्व में अरेबियन प्रायद्वीप पर स्थित एक देश है। इसकी राजधानी अबू धाबी है। यह 7 अमीरात अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल कुवैन, रस अल खैमा और फुजैरा से मिलकर बना है। इसके उत्तर में पर्शियन गल्फ है और पूर्व में ओमान की खाड़ी है। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला है, वंदना शिवा हैं एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद, एक नृत्यांगना, एक राजनेता या फिर मधुबनी पेंटिंग की कलाकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयुष्मान भव के जरिए स्वास्थ्य सेवाएं गांवों और कस्बों तक पहुंचाने की योजना है। सतत विकास लक्ष्य 3 सभी के लिए स्वास्थ्य का प्रावधान करता है। कूट या कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? शिक्षा, विज्ञान, साहित्य या फिर कला? सही जवाब है विकल्प बी यानी विज्ञान। अगला सवाल मैंने आपसे पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल का गठन साल 2019 में किया गया था। भारत इकलौता ऐसा देश है जिसके साथ सऊदी अरब ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल का गठन किया है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना था। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और नहीं 2। सही जवाब है विकल्प ए यानी केवल पहला कथन सही है। भारत चौथा ऐसा देश है जिसके साथ सऊदी अरब ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल का गठन किया है। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन ने वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट 2023 जारी की है। वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट WTO का एक सालाना पब्लिकेशन है जिसका मकसद व्यापार नीतियों और बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के बारे में जानकारी मुहैया कराना है। हालिया रिपोर्ट में रीग्लोबलाइजेशन को विश्व व्यापार के लिए समाधान के तौर पर पेश किया गया है। रिपोर्ट में 3 बड़ी चुनौतियों की बात की गई है। इनमें सुरक्षा और रेजिलियंस, गरीबी और समावेशन, साथ ही पर्यावरणीय सततता शामिल है।
रिपोर्ट के मुताबिक रीग्लोबलाइजेशन यानी पुनः वैश्वीकरण का मतलब केवल ज्यादा वैश्वीकरण तक सीमित नहीं है। यह एक व्यापक संकल्पना है। इसका मतलब व्यापार एकीकरण को ज्यादा लोगों, ज्यादा अर्थव्यवस्थाओं और ज्यादा मुद्दों तक पहुंचाना है। यह अवधारणा बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था में सुधार की बात करती है। यह संकल्पना व्यापार बाधाओं को उन लोगों के लिए कम करने की बात करती है जो व्यापार व्यवस्था में हाशिए पर रहे हैं। इनमें कम विकसित देशों से लेकर औद्योगिक क्षेत्रों का मजदूर वर्ग भी शामिल है। नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप के जरिए एक्सोप्लैनेट K2-18b पर एक अध्ययन जारी किया है। K2-18b पर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की मौजूदगी की खोज की गई है। इससे वैज्ञानिकों द्वारा दावा किया जा रहा है कि K2-18b एक हाइसीन प्लैनेट हो सकता है। हाइसीन प्लैनेट से मतलब है जिनका वायुमंडल हाइड्रोजन समृद्ध हो और सतह पर पानी के महासागरों की मौजूदगी हो। K2-18b पृथ्वी से तकरीबन 120 प्रकाश वर्ष दूर है। ये ड्वार्फ स्टार K2-18a की परिक्रमा कर रहा है। हमारे सौर मंडल के सूर्य के अलावा किसी अन्य तारे के परिक्रमा करने वाले ग्रहों को एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने K2-18b पर डाई मिथाइल सल्फाइड मॉलिक्यूल की मौजूदगी की संभावना बताई है। ये मॉलिक्यूल जीवन की उपस्थिति को दर्शाते हैं। पृथ्वी के पर्यावरण में इन मॉलिक्यूल्स का उत्पादन फाइटोप्लैंक्टन के जरिए किया जाता है। K2-18b अपने तारे के हैबिटेबल जोन में है, मतलब ये कि यहां जीवन योग्य परिस्थितियां हैं, न ज्यादा ठंड है न ज्यादा गर्मी। आगे बढ़ने से पहले जरूरी सूचना, स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम ने 2025 के लिए अब लॉन्ग टर्म P2I यानी लॉन्ग टर्म प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच शुरू किया है। नए बैच की शुरुआत 16 सितंबर 2023 से शाम को 6 बजे की जानी है। यह बैच हिंदी के अलावा इंग्लिश और इंग्लिश तीनों ही भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया जा रहा है। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड यूज करना होगा। इससे ये कोर्स आपको केवल 35,999 रुपए में हासिल होगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। केंद्र सरकार ने स्किल इंडिया डिजिटल ऐप लॉन्च किया है। इसकी लॉन्चिंग की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट सेशन के दौरान ही की थी। इस ऐप पर एक ही जगह स्किलिंग कोर्सेज और जॉब लिस्टिंग की जाएगी। ऐप डिजी लॉकर और आधार से भी लिंक होगा। इस ऐप को नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा तैयार किया गया है। इसके अलावा इसे उद्यम पोर्टल, नेशनल करियर सर्विस, ई श्रम पोर्टल और असीम पोर्टल से भी लिंक किया जाएगा। उद्यम पोर्टल MSME के रजिस्ट्रेशन के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है। ई श्रम पोर्टल गैर संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक नेशनल डेटाबेस है। नेशनल करियर सर्विस श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है। इसमें रोजगार से संबंधित सेवाएं मुहैया कराई जाती हैं। असीम यानी आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर मैपिंग स्किल्ड वर्कफोर्स की एक डायरेक्टरी के तौर पर काम करता है। NGT ने मध्य प्रदेश सरकार को भोज वेटलैंड में मोटराइज्ड बोट्स और क्रूज से संचालन को रोकने के आदेश दिए हैं। ये फैसला मोटराइज्ड बोट्स से वेटलैंड को पहुंच रहे नुकसान को चलते दिया गया है। भोज वेटलैंड को भोपाल लेक के नाम से भी जाना जाता है। ये ऊपरी झील और निचली झील से मिलकर बनी है। भोज वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा हासिल है। वेटलैंड्स या आर्द्र भूमि ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर मिट्टी साल भर या साल के किसी समय में पानी से कवर रहती है या पानी इसकी सतह के पास मौजूद रहता है। आर्द्र भूमियों के महत्व की बात करें तो ये स्थानीय निवासियों की आजीविका का जरिया बन सकती हैं। इनके जरिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। ये आपदा को रोकने में मददगार होती हैं। आर्द्र भूमियों के से बाढ़ की घटनाओं में कमी आती है। तटीय इलाकों की रक्षा की जाती है। इसके अलावा प्रदूषकों को अवशोषित कर पानी की गुणवत्ता में ये सुधार करती हैं। द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस को रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। दरअसल यह कन्वेंशन ईरान के रामसर शहर के नाम पर है, जहां इस ट्रीटी पर साल 1971 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसके तहत जो क्षेत्र संरक्षण के लिए चुने जाते हैं उन्हें रामसर साइट के नाम से जाना जाता है। इस कन्वेंशन का मकसद पूरी दुनिया की वेटलैंड्स को बेहतर प्रबंधन के जरिए सुरक्षित करना है। भारत में कुल 75 वेटलैंड रामसर साइट के तहत दर्ज हैं। भारत में ओडिशा स्थित चिल्का लेक को सबसे पहले रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। मध्य प्रदेश में 4 रामसर साइट्स हैं। इनमें भोपाल स्थित भोज वेटलैंड, शिवपुरी स्थित सांख्य सागर और इंदौर का सिरपुर तालाब और यशवंत सागर शामिल हैं। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, उद्यम पोर्टल संबंधित है MSME के रजिस्ट्रेशन से, गैर संगठित क्षेत्र के कामगारों के डेटा से, स्टार्टअप के रजिस्ट्रेशन से या फिर एंजल निवेशकों से लोन के लिए आवेदन से।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी की जाती है। सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश में स्थित है। भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश में स्थित एकमात्र रामसर साइट है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए अब जल्दी से देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न मैंने पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, वंदना शिवा हैं एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद, एक नृत्यांगना, एक राजनेता, या फिर मधुबनी पेंटिंग की कलाकार? सही विकल्प है ऑप्शन ए, एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद। दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयुष्मान भव के जरिए स्वास्थ्य सेवाएं गांवों और कस्बों तक पहुंचाने की योजना है। सतत विकास लक्ष्य 3 सभी के लिए स्वास्थ्य का प्रावधान करता है। और कूट के प्रयोग से इसका सही उत्तर चुनना था। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक नहीं दो। सही विकल्प है इसका ऑप्शन सी, यानी दोनों ही कथन यहां सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को नई दिल्ली के द्वारका में देश को यशोभूमि समर्पित करेंगे। दरअसल इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर को यशोभूमि नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री की योजना देश में सम्मेलन आयोजित करने के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की है। यशोभूमि दुनिया की सबसे बड़ी MICE यानी मीटिंग्स, इनिशिएटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एक्सिबिशन फैसिलिटी में शामिल होगी। यह सेंटर पर्यावरण के लिहाज से भी सतत है। इसमें 100% वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रूफ टॉप सोलर पैनल का इंतजाम किया गया है। साथ ही इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से ग्रीन सिटीज प्लैटिनम सर्टिफिकेशन भी हासिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के मामलों का डाटा भी NJDG यानी नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड पर हासिल हो सकेगा। NJDG एक नेशनल रिपोजिटरी है। इसमें देश भर के कोर्ट्स में चल रहे लंबित और निपटाए गए मामलों का डाटा स्टोर किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट की NJDG पर मौजूदगी को ऐतिहासिक बताया है। ये ओपन डाटा पॉलिसी के तहत उठाया गया एक कदम है। इससे जुडिशियल डोमेन में पारदर्शिता और जिम्मेदारी बढ़ेगी। NJDG को ई-कोर्ट्स फेज 2 के तहत तैयार किया गया है। इस पर देश भर के 18,735 डिस्ट्रिक्ट सबऑर्डिनेट और हाई कोर्ट्स के केसेस ऑनलाइन मौजूद हैं। यह डाटा रियल टाइम में अपडेट किया जाता है। NJDG एक मॉनिटरिंग टूल की तरह काम करता है। इसमें लंबित मामलों की पहचान कर उन्हें किया जाता है, जिससे लंबित मामले कम किए जा सकते हैं। साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट में दर्ज कराए गए 64,854 मामले लंबित हैं। अब आप सभी लोगों के लिए एक जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी टीम 2025 के लिए लॉन्ग टर्म कोर्स P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लेकर आई है। इस बैच की शुरुआत 16 सितंबर 2023 से शाम को 6 बजे की जानी है। ये बैच इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों भाषाओं में एक ही समय से शुरू किया जा रहा है। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। इससे यह कोर्स आपको केवल 35,999 रुपए में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। सरकार की अधिसूचना के मुताबिक 1 अक्टूबर से देश में होने वाली सभी जन्म और मृत्यु केंद्र के पोर्टल पर डिजिटल तौर पर दर्ज किया जाएगा। द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट 2023 के मुताबिक 1 अक्टूबर से डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट इकलौता डॉक्यूमेंट होगा जिसे पासपोर्ट, शिक्षण संस्थाओं में एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर एनरोलमेंट और विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए प्रयोग किया जा सकेगा। सेंट्रलाइज्ड डाटा से नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राशन कार्ड, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को भी अपडेट किया जाएगा। राज्यों के लिए केंद्र के सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल पर जन्म और मृत्यु के आंकड़े अपडेट करना अनिवार्य होगा। ये आंकड़े गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले रजिस्ट्रार जनरल ऑफिस इंडिया के ऑफिस के साथ ही साझा किए जाएंगे। आपको बता दें कि NPR यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स तैयार करने के लिए यह पहला स्टेप है। USA की यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई ने भारत के चंद्रयान 1 के डाटा को एनालाइज किया है। इस डाटा के मुताबिक पृथ्वी के हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स चंद्रमा पर पानी तैयार करते हैं। चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी की प्लाज्मा शीट के इलेक्ट्रॉन्स वेदरिंग प्रोसेस करते हैं। शोधकर्ताओं का दावा है कि चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी से उसके एवोल्यूशन के बारे में पता चलता है। साथ ही भविष्य में ह्यूमन एक्सप्लोरेशन के लिए पानी हासिल हो सकेगा। गौरतलब है कि चंद्रयान कार्यक्रम के तहत चंद्रयान 1 चंद्रमा के लिए भेजा गया भारत का पहला मिशन था। यह मिशन 2008 में लॉन्च किया गया था। इस मिशन में एक इंपैक्टर और एक ऑर्बिटर शामिल था। इसने चंद्रमा पर वाटर मॉलिक्यूल की खोज में अहम भूमिका निभाई थी।
भारत का साल 2019 में भेजा गया चंद्रयान 2 मिशन असफल रहा था। वहीं 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्रमा पर लैंडिंग में सफलता हासिल की है। इस मिशन के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश बन गया है, वहीं चंद्रमा पर लैंड करने वाला चौथा देश बन गया है। भारत के अलावा चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाले अन्य 3 देश रूस, यूएसए और चाइना हैं। चलिए अब नजर डाल देते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, यशोभूमि का निर्माण किया गया है गुजरात, महाराष्ट्र, नई दिल्ली या फिर मध्य प्रदेश में? अगला प्रश्न है, नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ई कोड परियोजना के तहत है। इससे पारदर्शिता में वृद्धि के साथ लंबित मामलों में कमी आएगी। इसमें रियल टाइम डाटा अपडेट किया जाता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें में से कोई नहीं? चलिए अब नजर डाल देते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों पर और सही उत्तर उसका जान लेते हैं। पहला प्रश्न था, उद्यम पोर्टल संबंधित है एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन से, गैर संबंधित क्षेत्र के कामगारों के डाटा से, स्टार्टअप के रजिस्ट्रेशन से या फिर एंजल निवेशकों के लोन के लिए आवेदन से? इसका सही जवाब है विकल्प ए, एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन से। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी की जाती है। सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश में स्थित है। भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश में स्थित एकमात्र रामसर साइट है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या इनमें में से कोई नहीं? इसका सही जवाब है विकल्प बी, यानी केवल 2 ही कथन सही हैं।